हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू एकेडमी। मेरा नाम है उदय और आज हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर 1 मैंने अपलोड किया था जिसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हमने जानकारी ली थी। अब हम करने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, देखो दोस्तों, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो इसमें क्या आएगा कि इसके टाइप्स होंगे। तो इसके 5 टाइप्स लिखे हैं, जिसमें से फर्स्ट है आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, और इसका नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ऐसा भी उसको बोल सकते हैं। सेकंड गिवन है कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फोर्थ वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका ही नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और लास्ट में आएगा मेटेलिक बॉन्ड। तो देखो, आज हम करने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड, तो इसके बारे में एक ही लेक्चर में हम जानकारी लेंगे। आयोनिक बॉन्ड मतलब क्या होता है? तो देखो, इसके दो नाम है, एक तो इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बोल सकते हैं। तो इसके अंदर लिखा है, देखो, इन द सिंपलेस्ट केस एन आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन अ मेटेलिक एटम एंड नॉन मेटेलिक एटम। ठीक है, इट इज कॉमनली फाउंड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखना ये है कि यहाँ पे हिंट गिवन है, ठीक है, कि आयोनिक बॉन्ड को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उन्होंने लिखा है कि मेटेलिक एटम एंड नॉन मेटेलिक एटम, मतलब एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, इन दोनों के बीच वाला जो भी बॉन्ड होगा उसको बोला जाएगा आयोनिक बॉन्ड। तो आप हमेशा ध्यान में रखना है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच वाले बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये सबसे बड़ी हिंट है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स गेन्स और लूज टू कंप्लीट इट्स लास्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंस और आयोनिक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होने की दो ही कंडीशन है, एक जो एलिमेंट आएगा, मतलब एक एटम रहेगा, वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो इसके वजह से जो ऑक्टेट कंप्लीट होगी लास्ट ऑर्बिट की, वो उसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड। अब देखो, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर या फिर नॉन सिमिलर एटम्स ड्यू टू इलेक्ट्रोवैलेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, एंड द कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड। अब नॉन सिमिलर कोई भी दो एटम्स हो गए, उनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, मतलब कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, और वो जिस कंपाउंड में होगा उस कंपाउंड का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड। अब देखो, लास्ट में दिया है, इन द इलेक्ट्रोवैलेंसी वन एटॉम लूजेस सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर एटम गेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि दो स्पेसीज रहेंगे, मतलब दो एटम्स रहेंगे, तो फर्स्ट एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जितना लूज करेगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरा जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लूज हुए उतने ही वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। मतलब देखो, सिंपल मीनिंग NaCl गिवन है, तो NaCl में Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है। सपोज Na ने अगर वन इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसके ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन उतने ही गेन करेगा, जितने लूज होंगे उतने ही गेन होंगे। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं आप की फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो इसमें देखना है कि when atoms of sodium and chlorine are brought together, the valence electron of the sodium atom is transferred to the chlorine atom, producing a positive sodium ion and negative chlorine ion, which are attracted to each other electrostatically and form a stable compound। तो देखो, जब सोडियम और क्लोरीन दोनों को एक साथ रखा जाएगा तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और क्लोरीन तक जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सोडियम से निकल जाएंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और कहां पर जाएंगे वो क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा। ये दो कंडीशन है। तो देखो, मैंने सोडियम को लिखा है प्लस करके, क्लोरीन लिखा है, और ये जो स्टार दिख रहा है सोडियम के पास, वो क्या है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वैलेंसी। अब देखो, ये तीन शेल है, उसमें से जो लास्ट में वन लिखा है वो क्या है, उसकी आउटर मोस्ट शेल है सोडियम की, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसको डिनोट किया है वहां पर वन। और क्लोरीन का देखो, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स है,
तो मैंने यहाँ पर 7 डॉट्स लिखे, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने 7, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है। तो उस दोनों को स्टेबल अगर होना है तो उनको आउटर मोस्ट शेल जो लास्ट वाली शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो सोडियम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इसका उल्टा करेगा, क्या करेगा, डोनेट कर देगा, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए। और अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने है ना इसके फर्स्ट लेक्चर में भी बताया आपको कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 से भी कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये टेंडेंसी किसमें होती है, मेटल्स में, सोडियम मेटल है तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके साथ 2 शेल बच जाएंगी। तो देखो आंसर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया ना NaCl के बीच में, तो Na के पास 2 शेल बच गई, 2 और 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। और क्लोरीन के पास क्या आ गया, 2 8 और लास्ट वाली जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो जितने सोडियम ने भेजे उतने ही क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम से हुआ और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में हुआ। जितने लूज हुए उतने ही गेन हुए। ठीक है, तो ये यहाँ पर उनके बारे में बताया कि स्टार को मैंने सोडियम का एटॉम बताया यहाँ पर, और जो डॉट्स है वो क्लोरीन के अराउंड। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में देखेंगे कि ये दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी और नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इलेक्ट्रोवैलेंसी को हमने बताया था आयोनिक भी, मतलब कि पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है, तो सेम ही बता सकते हैं। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ देखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट दिया है पॉजिटिव में, the valency obtained by the loss of valency electrons from the atom of metallic element so as to complete octet in its last orbit is called as a positive electrovalency। देखो मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेगा, और लूज करने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जितने लूज करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएंगे। और इसका उल्टा क्या होता है नॉन मेटल में। ठीक है, तो देखो द वैलेंसी ऑब्टेन्ड बाय द गेन ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट सो एज टू कंप्लीट ऑक्टेट इन इट्स लास्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो एकदम सिंपल मीनिंग, जो मेटल होंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और उतना ही चार्ज पॉजिटिव में उसके ऊपर आ जाएगा, उसको बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। और निगेटिव का ऑपोजिट, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए उतना ही निगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, उसको बोलेंगे निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब देखो सेकंड पॉइंट, atoms are converted into cations, that is positive ions, and atoms are converted into anion and negative charge। देखो मेटल्स को क्या बोला जाता है, कटायंस, वो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है, इसके वजह से पॉजिटिव आयन का नाम होता है कटायंस। ठीक है, और नॉन मेटल में क्या होता है, वो निगेटिव आयन क्रिएट करते हैं, इसके वजह से उसको अनायंस बोलते हैं। और निगेटिव आयन क्यों क्रिएट होता है, गेनिंग की वजह से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर मेटल में पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। थर्ड में देखना है, एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इसका एकदम सिंपल एग्जांपल अभी देखा हमने पिछले वाले स्लाइड में कि ये सोडियम है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल जो होती है लास्ट वाली शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी उसको स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाएगा। तो देखो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया है क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, +1 करके लिखा है ना, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब इसका उलट क्या होता है, क्लोरीन में देखो नॉन मेटल है ना, तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या करेगा, +1 करके लिखा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चला जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 8 8 हो गया, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके लिए 1 माइनस का चार्ज उसके ऊपर लगाए। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज, अगर गेन होंगे तो नेगेटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही पॉजिटिव के चार्ज उसके ऊपर आएंगे। यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर
आएंगे। अंडरस्टैंड? अब देखो, इसको डायरेक्टली स्ट्रक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड कर दे। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसमें मैं अब स्टार्टिंग में NaCl मॉलिक्यूल हमने रिएक्शन के थ्रू देखा। अब हम क्या करेंगे, शेल्स। देखो मैंने सोडियम लिखा है ना, 2 8 एंड 1, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उनको इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया है। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाली। और ये सेकेंड शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे आपको, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन जो थर्ड शेल है, इसको आउटर मोस्ट बोलेंगे, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, मतलब लूज करेगा। और उसका ऑपोजिट देखो क्लोरीन में, क्लोरीन नॉन मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप काउंट कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको 8 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर, ये आउटर मोस्ट शेल जो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पर आ गया सपोज, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ये वाली शेल गायब हो जाएगी उसकी, ये वाली। और यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो, अगर काउंट करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और सोडियम की देखो 2 शेल्स रहेंगे, मतलब कि उसने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो अपने आप उसके पास 2 ही शेल रिमेन हो गई अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो KCl, अभी NaCl देखा था, अब हम देखेंगे KCl। तो पोटेशियम में देखो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी 4 शेल है ना टोटल, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का सेम ही आएगा, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, मतलब जरूरत पड़ने वाली उसको कि 7 इलेक्ट्रॉन से, तो 1 अगर मिल गया तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट, तो वो भी स्टेबल। और पोटेशियम में से 1 निकल जाएगा और ये आउटर मोस्ट शेल भी गायब हो जाएगी, तो उसके पास 3 शेल बचेंगी जो कि ऑक्टेट कंप्लीट वाली है। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, अभी हम, मैं ऐसा एरो दिखा देता हूँ। सपोज अगर यहाँ से निकल कर यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, तो क्लोरीन का भी काम हो जाएगा और पोटेशियम का भी काम हो जाएगा। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया है ना। देखो आउटर मोस्ट शेल में अभी पोटेशियम के पास 3 शेल बची है, जिसमें से आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ये स्टेबल हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। और क्लोरीन के पास भी वैसा ही हुआ, इसने गेन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो अभी मैं ये बताना भूल गया आपको कि अभी पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है। तो इसके वजह से पोटेशियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसके वजह से 1 निगेटिव का चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखना है। अब देखो नेक्स्ट में क्या आएगा कि कैल्शियम डाइक्लोराइड। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने स्ट्रक्चर निकाला है कैल्शियम का, इसके पास भी 4 शेल है, जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन का हमें अब तक तो पता चल गया होगा कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन लूज होता है, मतलब शॉर्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है। तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, और जो सेकंड मॉलिक्यूल है इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो जैसे ही ये कैल्शियम लूज करेगा, तो ये क्या करेगा, एक टाइम पर एक को ही देख सकता है। देखो यहाँ पर ये वाला, अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में, तो दोनों का काम हो जाएगा, और ये जो शेल है कैल्शियम की, ये गायब हो जाएगी अपने आप, वहां पर भी 3 शेल बच जाएंगे। तो देखो ये वाला, अब देखो कैल्शियम के पास 3 शेल बच गई, जो कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गई उसके आउटर मोस्ट शेल की। और क्लोरीन का भी वैसा ही काम हुआ है, दोनों में क्या हो गया है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, ये स्टेबल हो गया। अब देखना है 4, कैल्शियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया था, तो इसके वजह से कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। मैंने बोला था जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसकी वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था सिर्फ, इसकी वजह से 1 नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर भी दूसरे मॉलिक्यूल में भी क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, इसके वजह से 1 नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया है। अब देखना है कैल्शियम ऑक्साइड, अब इसको ध्यान से देखना है। देखो कैल्शियम में 4 शेल्स थी, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकेंड। अब देखो ऑक्सीजन का क्या है,
8 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, उसमें से फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन से टोटल 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको इजीली लूज कर सकता है, और ऑक्सीजन को जरूरत पड़ने वाली 2 इलेक्ट्रॉन की। वो क्या करेंगे अभी, यहाँ से इस शेल के यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और यहाँ से यहाँ पर जहां पर एम्प्टी प्लेस है वहां पे उसको दे देगा। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शेल वाली, ये जो शेल है कैल्शियम, ये गायब हो जाएगी, और ये वाली उसके आउटर मोस्ट हो जाएंगी। तो देखो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो कितने शेल बची, 1 2 3 शेल्स, जो कि पूरा स्टेबल मॉलिक्यूल है, 2 8 8 8। ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का देखो उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आ गया, ऑक्टेट हो गया। अब चार्जेस देखना है, कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2, तो इसका मतलब लूजिंग के वजह से पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये कैल्शियम का आयन है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए थे, इसके वजह से 2 निगेटिव के चार्ज आ जाएंगे उसके ऊपर। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए उतने ही वहां पर गेन होंगे, तो जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है उतने ही निगेटिव चार्ज यहाँ पर आएंगे। तो समझ में आ गया। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी क्या आएगा कि मैग्नीशियम के 3 शेल है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये 1 वाला है 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन अभी देखा हमने कि उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो इजिली लूज कर सकता है। तो देखो ये क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, यहाँ पर लूज हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला जो है इसको भी वो यहाँ पर लूज कर देगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। देखो उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो उसकी आउटर मोस्ट शेल गायब हो गई। अब उसके आउटर मोस्ट शेल ये हो गई जो कि ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्सीजन के पास जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं चार्जेस। तो मैग्नीशियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, इसके वजह से 2 पॉजिटिव के चार्ज उसके ऊपर बन जाएंगे, और ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं, इसके वजह से यहाँ पर भी 2 निगेटिव के चार्ज आएंगे। तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एक जो स्पेसिस है दोनों में से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो जितने लूज होंगे उतने ही गेन होंगे, तो लूज होने की वजह से उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जितने गेन होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अंडरस्टैंड। ठीक है। यहाँ तक हमारा सफर खत्म हुआ, इसके बाद का जो भी टॉपिक रिमेनिंग है वो मैं अगले लेक्चर में आपको दे दूंगा। थैंक यू।